इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं ज्योग्राफी से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न। यह वीडियो बीपीएससी टीचर एडीओ या बीपीएससी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में ज्योग्राफी से संबंधित सभी प्रश्नों को देखा जाएगा और हर एक वीडियो का बहुत ही ज़्यादा पूरी तरह से डिटेल एक्सप्लेनेशन भी हो रहा है। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। कपास की पैदावार डैश में अच्छी होती है। ऑप्शन नंबर ए काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी रेतीली या बलुई मिट्टी। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। देखिए सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो कपास की जो पैदावार होती है वो काली मिट्टी में सबसे अच्छी होती है। कपास की पैदावार काली मिट्टी में सबसे अच्छी होती है। बात करते हैं काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो भारत में काली मिट्टी मुख्य रूप से गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का वेस्टर्न साइड जिसको हम पश्चिम भाग बोलते हैं, उड़ीसा के दक्षिणी भाग में और तमिलनाडु के सलेग जगह पर मिलता है। फिर ध्यान देंगे काली मिट्टी मुख्य रूप से गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश के वेस्टर्न यानी कि पश्चिम साइड में, उड़ीसा के दक्षिण में और तमिलनाडु के सलेग नामक जगह में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी को हम रेगूर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। इसका जो निर्माण होता है वह बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है। काली मिट्टी का जो निर्माण होता है वो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है। काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। काली मिट्टी का जो रंग होता है वो टिटेनेफेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका जो रंग होता है वो काला होता है। काली मिट्टी में पोटैश की मात्रा भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। अब बात करते हैं कपास की तो कपास से भारत में कुल निर्यात में लगभग 13% हिस्सा सूती वस्त्र उद्योग का है। ध्यान दीजिएगा, भारत के कुल निर्यात का लगभग 13% हिस्सा सूती वस्त्र का है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापमान का क्या प्रभाव होता है? ऑप्शन नंबर ए वे अधिक प्रचुरता से पैदा होते हैं। सही बात है। ऑप्शन नंबर बी मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। तो ये गलत प्रभाव है, इसका ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वैश्विक तापमान पे पड़ सकता है लेकिन उतना अच्छा से पूरी तरह से जलमग्न हो जाएंगे ये कहा नहीं जा सकता है। चलिए ऑप्शन नंबर 3 या सी नंबर कार्बन सिंक के रूप में उनकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी। ये भी बिल्कुल सही बात है। कार्बन को सोखने के लिए उनकी भूमिका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण आती है। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं तो उपयुक्त में से अधिक या इनमें से कोई नहीं। देखिए सही ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक यानी कि इसमें ए नंबर और सी नंबर लगभग दोनों का दोनों इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर और 3 नंबर दोनों इंपॉर्टेंट है। जो मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापमान के बढ़ने या घटने से जो क्या प्रभाव पड़ता है वो दर्शाता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भारत के पूर्वी तट पर स्थित कौन सा पतन यानी कि सी पोर्ट है। चलिए ऑप्शन नंबर ए की देखते हैं कांडला और हल्दिया। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं तो पारादीप और हल्दिया। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं तो पारादीप और कांडला बंदरगाह। बताना है इसमें से कौन सा है जो पूर्वी तट पर स्थित है। सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया पारादीप और हल्दिया बंदरगाह है जो भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। पारादीप बंदरगाह है जो वो उड़ीसा में है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में और हल्दिया बंदरगाह वेस्ट बंगाल में है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में और हल्दिया बंदरगाह वेस्ट बंगाल में है। अगर कांडला बंदरगाह की बात करते हैं तो कांडला बंदरगाह गुजरात में है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में, कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है।
इसके साथ साथ भारत के कुछ अन्य महत्वपूर्ण बंदरगाह के भी नाम देख लेते हैं। यहाँ बात करते हैं सबसे पहले वेस्टर्न साइड यानी कि दक्षिण भारत में कितने बंदरगाह है। तो दक्षिण भारत में कुछ प्रमुख बंदरगाह जैसे कि दीनदयाल बंदरगाह, जिसे कांडा बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, गुजरात में है। दूसरा मुंबई, जो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह जो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। उसके बाद आता है जवाहरलाल नेहरू यानी कि नाहवा सेवा, जवाहरलाल नेहरू यानी कि नाहवा सेवा बंदरगाह, जो भी महाराष्ट्र में है। मार्मागोवा गोवा राज्य में है, ये भी भारत के पश्चिम साइड में है। न्यू मंगलोर जो कर्नाटका में और कोच्चि केरल में है। न्यू मंगलोर कर्नाटका और कोच्चि केरल में। अब बात करते हैं भारत के पूर्वी तट पे कुछ इंपॉर्टेंट बंदरगाह। सबसे पहले देखते हैं कोलकाता हल्दिया जो वेस्ट बंगाल में है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में। कामराज बंदरगाह या जिसे हम एनोर बंदरगाह के नाम से जानते हैं वो हो गया तमिलनाडु में। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में। और पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे बंदरगाह हैं जो कभी कभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये अपने स्तर पर छोटे बंदरगाह होते हैं, जिसमें से एक हो गया मांद्रा जो गुजरात में है और विझीजम जो केरल राज्य में स्थित है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भारतीय योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित कृषि जलवायु क्षेत्रीकरण का आधार क्या है। ऑप्शन नंबर ए धरातल, मिट्टी और जल निकासी। ऑप्शन नंबर बी वर्षा, तापमान और फसल क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी वनस्पति, मिट्टी और भूमि उपयोग। यहाँ भूमि होगा भूमि उपयोग। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। देखिए सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया वर्षा, तापमान और फसल क्षेत्र। भारतीय योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित कृषि जलवायु का क्षेत्रीकरण वर्षा, तापमान और फसल क्षेत्र है। कृषि जलवायु क्षेत्र एक भूमि की इकाई है जो निश्चित सीमा के अंदर फसलों की किस्मों और जोतने वालों के लिए उपयुक्त होती है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान की अगर बात करते हैं तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना NARP ने देश में कुल 127 कृषि जलवायु क्षेत्र की पहचान की है। 127 कृषि जलवायु क्षेत्र की पहचान की गई है। अगर बात करते हैं कृषि मौसम विभाग की, तो कृषि मौसम विभाग ने भारत को 20 कृषि जलवायु जोन तथा 60 उप क्षेत्रों में बांटा है। ध्यान दीजिएगा, कृषि मौसम जलवायु ने भारत को 20 कृषि जलवायु जोन तथा 60 उप क्षेत्रों में बांटा है। वहीं अगर बात करते हैं भारतीय योजना आयोग की, तो योजना आयोग ने कुल मिलाकर भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा है। ध्यान दीजिएगा, योजना आयोग के द्वारा भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है और कृषि मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा भारत को 20 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 5 दिसंबर, ऑप्शन सी 16 सितंबर। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। देखिए सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस। इनमें से कोई नहीं। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस को इसे हम 14 जुलाई को मनाते हैं। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस 14 जुलाई को होता है, 14 जुलाई को कराया जाता है। अगर 5 जून की बात करते हैं तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 5 जून को विश्व मृदा यानी कि सॉइल दिवस 5 दिसंबर को, और 16 सितंबर को विश्व ओजोन संरक्षण दिवस। 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस और विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस हम 28 जुलाई को मनाते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है NFSM का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रिशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ऑप्शन नंबर बी नेशनल फूड सप्लाई मिशन, ऑप्शन नंबर सी नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। उपयुक्त में से अधिक या इनमें से कोई नहीं। देखिए NFSM का फुल फॉर्म होता है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन।
नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, NFS का पूरा फुल फॉर्म हुआ नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 12वीं पंचवर्षीय योजना के समय हुई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना के समय शुरुआत हुई थी और वह अक्टूबर 2007 में, 12वीं पंचवर्षीय योजना अक्टूबर 2007 में इसकी शुरुआत की गई थी। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लाया गया था। खाद्य सुरक्षा अधिनियम, इसी के साथ साथ 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम भी लाया गया था। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। कौन सी फसल विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लेती है? कौन सी फसल विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लेती है? ऑप्शन नंबर ए जौ, बी पटसन, सी कपास, उपयुक्त में से एक सदी, या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। 1 वर्ष के समय की अगर बात करते हैं तो 1 वर्ष का समय हमारे यहाँ गन्ने के फसल के द्वारा लिया जाता है। गन्ने का फसल होता है जो 1 वर्ष के समय में पूर्ण रूप से तैयार होता है गन्ने के फसल को। अगर बात करते हैं कपास की फसल को, तो कपास की फसल को 5 से 6 महीने में कपास की फसल तैयार होती है। कपास की फसल 5 से 6 महीने में तैयार होती है। पटसन की फसल 4 से 5 महीने में तैयार होती है और जौ की फसल 3 से 4 माह में तैयार हो जाती है। बात करते हैं अब गन्ने की, तो गन्ने के लिए सबसे जरूरी होता है कि उसे उपोष्ण एवं उष्ण कटिबंधीय फसल है। उपोष्ण और उष्ण कटिबंधीय फसल है। गन्ने के उत्पादन में टेम्परेचर की बात करते हैं तो 21 डिग्री से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस तक इसमें टेम्परेचर चाहिए। 21 डिग्री से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक। अगर बारिश की बात करते हैं गन्ने में तो 75 से लेकर के 150 सेंटीमीटर तक इसमें वर्षा की जरूरत पड़ती है। भारत में गन्ना जो होता है वो मुख्य रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु में। भारत में गन्ने की फसल मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका, तमिलनाडु में होता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली बिहार की नदी का क्या नाम है? ऑप्शन ए बूढ़ी गंडक, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी कमला, उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। अगर सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया सोमेश्वर की पहाड़ी से बूढ़ी गंडक नदी निकलती है। सोमेश्वर की पहाड़ी से बूढ़ी गंडक नदी निकलती है। यह बिहार के चंपारण जिले में प्रवेश करती है और कई राज्यों से गुजरते हुए गंगा में जाकर के मिल जाती है। दरभंगा, मुंगेर से बहते हुए गंगा में मिल जाती है। मुख्य रूप से यह मुजफ्फरपुर, दरभंगा और मुंगेर से बहते हुए ये गंगा में मिल जाती है। बात करते हैं कोसी रिवर को, तो कोसी रिवर को बिहार का सोह कहा जाता है। कोसी रिवर को बिहार का सोह कहा जाता है। तिब्बत में यह हिमालय में गोसाई स्थान से गोसाई थान से निकलती है। महाभारत श्रेणी में इसके जल क्षेत्र के भाग में आता है। महाभारत श्रेणी, नेपाल का जो महाभारत श्रेणी है वो इसके जल क्षेत्र के भाग में आता है। नेपाल में इसे सप्तकोशी के नाम जाना जाता है। नेपाल में इसे सप्तकोशी के नाम से जाना जाता है। नेपाल में कोसी नदी को सप्तकोशी के नाम से जाना जाता है। भारत में यह सुपौल जिले में भीमनगर के अंदर प्रवेश करती है। भारत में यह बिहार में यह जो है वो बिहार और नेपाल के बॉर्डर के पास सुपौल जिले के जो भीमनगर है वहां से प्रवेश करती है। कटिहार जिले में कुर्सेला में जाके गंगा मिल जाती है। कटिहार जिले के कुर्सेला जगह में वो गंगे से मिल जाती है। सुपौल के भीमनगर में वो भारत में प्रवेश करती है और कटिहार जिले के कुर्सेला में गंगा में मिल जाती है। कटिहार जिला है जो, या कह सकते हो कि कोसी नदी जो है वो कटिहार और भागलपुर की सीमा पर गंगा से मिलती है, इसलिए मुख्य रूप से इसे कटिहार कहा जाता है। और कहीं कहीं अगर कटिहार ऑप्शन में न दिया हो जाए तो भागलपुर भी सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बिहार राज्य में बरौनी में स्थित तेल शोधक कारखाना किसकी इकाई है? ऑप्शन नंबर ए ONGC, ऑप्शन नंबर बी भारतीय तेल निगम, ऑप्शन नंबर सी हिंदुस्तान पेट्रोलियम, उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। अगर सही ऑप्शन की बात करते हैं तो बिहार का जो तेल शोधक कारखाना है वो भारतीय तेल निगम की इकाई है। भारतीय तेल निगम की इकाई है। इसकी जो स्थापना की थी वो रूस और रोमानिया के सहयोग से 1964 में की गई थी। 1964 में की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। कुछ अन्य इंपॉर्टेंट देख लेते हैं जिसमें ONGC जो है वो कच्चे तेल और नेचुरल गैस की खोज में ज़्यादा काम करता है। कच्चे तेल और नेचुरल गैस की खोज में ज़्यादा काम करता है। इसकी कोई खास अपनी कोई कंपनी नहीं है। ये अन्य कंपनियों के साथ इसकी साझेदारी चलती है। अगर बात करते हैं भारतीय ऑयल कॉरपोरेशन, भारतीय तेल निगम की, तो भारतीय तेल निगम के द्वारा भारत में कुछ कंपनियां खोली गई है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट हल्दिया रिफाइनरी वेस्ट बंगाल में, मथुरा रिफाइनरी यूपी में,
पानीपत रिफाइनरी हरियाणा में, डिगबोई आसाम में, गुवाहाटी रिफाइनरी आसाम में, बोंगाईगांव रिफाइनरी आसाम में, बरौनी बिहार में, पारादीप ये उड़ीसा और गुजरात रिफाइनरी गुजरात में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट अगर पूछा जाए तो इसमें से हल्दिया वेस्ट बंगाल में है, मथुरा यूपी में, डिगबोई आसाम में, बरौनी बिहार में। ये सब कुछ प्रमुख इंपॉर्टेंट है जो तेल निगम भारतीय तेल निगम के द्वारा यानी कि आईओसीएल के द्वारा भारत में खोली गई है। बात करते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम लीग के, तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम के द्वारा भारत में लगभग 2 कंपनियां खोली गई है जिसका संचालन हिंदुस्तान पेट्रोलियम खुद करता है, जिसमें मुंबई रिफाइनरी और विशाखापट्टनम रिफाइनरी, मुंबई रिफाइनरी और विशाखापट्टनम रिफाइनरी, इन दोनों का संचालन हिंदुस्तान में पेट्रोलियम के द्वारा खुद किया जाता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भारत में सबसे घनी जनसंख्या किस राज्य में मिलती है? भारत के में सबसे घनी जनसंख्या किस राज्य में मिलती है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ जनसंख्या घनत्व का बात कर रहा है, तो जनसंख्या घनत्व का अगर जब भी बात होगा तो बिहार राज्य सबसे आगे होगा। हमारा जो बिहार है वो सबसे आगे होगा। देखते हैं भारत में सबसे घनी जनसंख्या बिहार राज्य में आता है, और उसके बाद अगर किसी कारण आता है तो सेकेंड नंबर पर पश्चिम बंगाल, सेकेंड नंबर पर पश्चिम बंगाल। कुछ में पहले पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर था, लेकिन अभी तत्काल जनसंख्या के अनुसार बिहार को प्रथम स्थान मिला है और पश्चिम बंगाल दूसरे नाम पर है। अगर बात करते हैं भारत में न्यूनतम जनसंख्या की, तो न्यूनतम जनसंख्या भारत में सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में भारत में सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो घनत्व है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो उत्तर प्रदेश में है। अगर बात करते हैं सबसे कम जनसंख्या की, तो सबसे कम जनसंख्या सिक्किम राज्य में है। अगर लिंगानुपात की बात करते हैं तो भारत में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल राज्य में है और सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा राज्य में है।